स्टॉक मार्केट में एक काफ़ी बड़ी ब्रोकर का काम करती है और इसके और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। ये काफ़ी बड़ा पैसा मैनेज करती है अपने क्लाइंट्स का, जैसे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, और ये इंटरनेशनल कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करती है। इसके जो काफ़ी सारे ETF स्टॉक मार्केट में भी अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू ये क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करती है, लोगों का पैसा मैनेज करती है। सो ये इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ा ब्रोकर है। आज के दिन देखा जाए तो तकरीबन इसके आज के दिन 8 लाख के आसपास में एक्टिव क्लाइंट्स हैं इसके पास में। इस टाइप से इसने कंपनी ने चार्ट बनाया है रिसेंटली, ये 2 दिन से अच्छा खासा ऊपर भाग रहा है क्योंकि एक ब्रेकआउट से निकला है। सो जैसे कल ब्रेकआउट से निकला था, आज काफ़ी ऊपर गया है, बट अभी हमें बाइंग इसके अंदर नहीं करनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि जैसे ये स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा सा रीटेस्टिंग के लिए नीचे आना इसका थोड़ा सा उम्मीद जताया जा रहा है। सो ये रीटेस्टिंग के लिए 770 के आसपास में आएगा, तो हम इसके अंदर बाइंग बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब अगर इससे चार्ट को थोड़ा सा और डिटेलिंग में समझते हैं, तो अगर यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर काफ़ी डाउन टर्न में था। सो इसने डाउन टर्न वाला जो शॉर्ट टर्म का था उसको तोड़ के ऊपर जाना स्टार्ट किया, और साथ में इसने जो ऊपर जाना स्टार्ट किया वो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन, ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के अंदर अभी जो है लॉन्ग टर्म जर्नी फिर से ऊपर की तरफ स्टार्ट करना चालू कर सकता है। जो कि लॉन्ग टर्म जर्नी जो इसके अभी तक का जो ऑल टाइम हाई है वो कितना है, 1500-1600 रुपए के आसपास में है। सो ये हो सकता, ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस हिसाब से ब्रोकर काम करता है, प्रॉफिट्स कमा रहा है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये अभी 2000 के लेवल्स को या 3000 के लेवल्स की तरफ में जा सकता है अभी 2-3 साल के अंदर में ही। सो एक तो ये इस जो चार्ट को देख के हमें थोड़ा सा समझ में आ रहा है। साथ में ही हम लोग इसके थोड़े से फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं, तो देख लेते हैं इसके बारे में। सो मोतीलाल ओसवाल, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि क्या क्या काम करता है और किस तरीके से ये काम करता है। सो आज के दिन इसके काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं। वो तो हमने सिर्फ ब्रोकर्स जैसे स्टॉक मार्केट से ब्रोकर जो क्लाइंट्स थे वही बताए थे। बाकी इसके अगर सारे बिजनेसेस का देखा जाए तो 16 लाख से भी बड़े इसके जो टोटल क्लाइंट्स हैं वो आज के दिन हैं। एक्टिव क्लाइंट्स हैं 8 लाख के आसपास में, तो जो कि एक्टिवली ट्रेड करते हैं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब इस जो मोतीलाल ओसवाल की एक ये पॉजिटिव बात मेरे को ये लगती है कि ये काफ़ी पुराना ब्रोकर है, तो इस ये ट्रेडिशनल तरीके से भी लोगों को काम करवाता है। साथ में ही जो न्यू एज टेक्नोलॉजी के तरीके से लोग काम करते हैं, जैसे ज़ीरोधा वगैरह हो गए, जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हो गए, उनके तरीके से भी इसका एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये काम करवाता है। सो ये ट्रेडिशनल एंड न्यू एज दोनों का मिक्स ब्रोकर है। सो इस तरीके से एक काम करता है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। साथ ही साथ ये डिविडेंड भी देता है 1.2% आज के दिन हिसाब से देखा डिविडेंड यील्ड है इसकी। सो दैट इज अगेन गुड। स्टॉक प्राइस जो है वो 836 के ऊपर आज के दिन चल रहा है, और बुक वैल्यू जो है 423 की है। अब पुराना है तो बुक वैल्यू जो है, एक्चुअल जो इसको कंपनी की वैल्यू होगी वो बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर मानी जाती है, क्योंकि पुराना है तो इसके पास में एसेट्स होंगे ऐसे जिनकी वैल्यू टाइम के साथ में बढ़ गई होगी। अब यहाँ पे स्टॉक का जो पी है 13 का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 2 का है। सो ये दोनों ही अच्छी चीज़ें हैं, नॉर्मल है, मतलब बुरा नहीं है। और इंडस्ट्री का जो पी है वो तकरीबन 15 का आ रहा है इसका, और इसका खुद का जो पी है वो 13 के आसपास में आ रहा है, जो कि काफ़ी सारी जिसकी जो इस जो पीयर ग्रुप में इसके कंपनीज हैं उनसे नीचे है। इसके पास में एक और है आदित्य बिरला मनी, बट आदित्य बिरला क्या, हम लोग बिरला के नाम से समझ जाना चाहिए कि बिरला कोलकाता का हिंडाल्को कंपनी जो बिरला है वो कोलकाता बेस्ड है। कोलकाता में है अपने दीदी दीदी और सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं बनती, जिस वजह से बिरला की जितनी भी कंपनीज है मोस्टली वो बुक वैल्यू के आसपास में ही ट्रेड कर रही हैं। अब इस कंपनी के बारे में अगर देखते हैं, सो अब तक तो ठीक नज़र आ रहा है। अभी अगर रिजल्ट्स के बेसिस के ऊपर देखते हैं तो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं, जो सेल है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। इस साल थोड़ी सी नहीं बढ़ी है, बट आगे अगेन उम्मीद है बढ़ने की। यहाँ पे हम एक रीज़न की बात कर लेते हैं। हमारे बाइंग के पीछे एक ये रीज़न भी है कि अभी क्या स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच गया था। जब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंचता है तो एक जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी एंट्री बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ स्टॉक मार्केट का प्रचार होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से न्यू एंट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं, न्यू अकाउंट्स बहुत ज़्यादा खुलते हैं, और कमाई का जो सौदा होता है ब्रोकर्स के लिए एक नया तरीका खुल जाता है। तो यहाँ पे जिसकी वजह से इस जो आने वाले जो टाइम है इसके अंदर में जो नए इन्वेस्टर्स आने की वजह से कंपनी को प्रॉफिट होने की अच्छी खासी उम्मीदें हैं। अब और जो कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट करी है वो कंसिस्टेंटली अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंसिस्टेंटली अच्छे डिविडेंड्स पे कर रही है साल के साथ में, हर साल के पे कर रही है। अगर बैलेंस शीट की हम लोग बात करते हैं तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो टाइम के साथ में बढ़ते ही जा रहे हैं। इस कंपनी की बोरोइंग्स है उसके ऊपर आप ना जाएं, क्योंकि कंपनी का काम ही ऐसा है जिसकी वजह से कंपनी की जो बोरोइंग्स होती हैं वो एक सिक्योर्ड बोरोइंग्स होती हैं। कंपनी को क्लाइंट्स को जैसे आपने कभी शेयर्स खरीदते हैं, इंट्राडे में शेयर्स आप लोग खरीदते हैं, तो वहाँ पर आपको 10,000 रुपये में ही आपको 1 लाख रुपये का सौदा उठाने की वो छूट दे दी जाती है। तो वो जो ब्रोकर है वो कैसे दे पाता है? वो इसीलिए दे पाता है कि कंपनी इस ब्रोकर के पास में यहाँ पर पैसे पड़े हैं। और ये कहाँ से आपको पैसे लेके आता है? ये ऑफ कोर्स ये बात है, कहीं और से उधारी पे लेके आता है। तो कहीं और से ये 8-9% के आसपास में उधारी पे लेके आता है, और आपको 16% 20% के ऊपर एज ए दे देता है कुछ टाइम के लिए, कि आप बस शेयर ले लो, बेच देना बाद में, कहाँ दिक्कत है उस प्रॉफिट के हिसाब से। तो इनके जो है ये ब्रोकर है, इसके जो बोरिंग है इसके बेसिस के ऊपर हमें नेगेटिव इंपैक्ट बनाने की जरूरत लेने की जरूरत नहीं है। अदर लाइबिलिटीज़ की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अगेन ट्रेड्स पेएबल अगेन ब्रोकर है, तो यहाँ पर
क्लाइंट्स का पैसा भी कंपनी के पास में है और साथ में इसको जो सेटलमेंट्स होते हैं क्लाइंट्स के साथ में, इसके जो और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनसे ये सर्विस लेता है, उनको पे करने में एक फिक्स टाइम पीरियड लगता है। तो इसके देख रहे हो आप कंसिस्टेंटली ट्रेड्स पेएबल जो है वो कंसिस्टेंटली बने हुए हैं, क्योंकि एनी टाइम पे आप देखोगे तो कुछ ना कुछ ट्रेड्स पेएबल तो इसी कंपनियों के रहेंगे ही। सो ये नेगेटिव नहीं है, ये नॉर्मल है। अगेन अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स अच्छे खासे कंपनी ने कर रखे हैं, अदर एसेट्स, ट्रेड्स, रिसीवेबल्स अच्छे खासे हैं, कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि ऑफ कोर्स कैश सेंसिटिव ही बिजनेस है तो कैश तो इनके पास रखना ही पड़ेगा इनको। और अगर नेक्स्ट जो मेन बात है वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग। सो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 69.66% के आसपास में बनी हुई है, जो कि एक अच्छी खासी बनी हुई है। एफ का जो है वो भी यहाँ पर 6.41 के आसपास में बनी हुई है, और डी की भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है। अभी एफ एंड डी दोनों का ही स्टेक यहाँ पर कम हुआ है, और पब्लिक का जो स्टेक है वो बढ़ा है। सो यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला एफ और डी की वजह से। यहाँ पर रिसेंट जो है उसकी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला है रिसेंटली। पहले डी जो एफ ने थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, एफ ने थोड़ा ज़्यादा कर रखा था, पर वो कंसिस्टेंटली अपना जो स्टेक है इसमें से कम कर रहे हैं। और डी जो है वो अभी तक बढ़ा रहे थे, बट इस साल थोड़ा सा इन्होंने, इस तिमाही में इन्होंने थोड़ा सा कम किया है, बट इतना कंसर्निंग तरीके से कम नहीं हुआ है। 770 रुपये का हम लोग बाइंग लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस डाइवर्सिफिकेशन तरीके से चलना है अपने को, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टॉप लॉस लेने की जरूरत है अपने को है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड तरीके से चल रहे हैं। फाइनली सी यू टुमारो।